हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हट से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ पेपर 2 का, जो कि हमारे इकोनॉमिक का पार्ट है। किंग डिमांड मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, जो हमारे पॉल स्वीजी जी ने दिया था। इस मॉडल को समझाने से पहले मैं आपको ओलिगोपोली के बारे में पहले एक्सप्लेन करूंगी, क्या इस मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहले वो देखेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस किया था मोनोपोली मार्केट में, कि कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जिस वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है एक मोनोपोलिस्टिक। तो आपने तो वो वाली वीडियो कवर नहीं करी है, तो आई विल सजेस्ट कि आप वो वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमारे पेपर में उस टॉपिक से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है। Oligopoly market is that market structure in which there are a small number of large firms and a high barrier to entry. ये ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे लार्ज फर्म्स होती हैं बट दे आर स्मॉल इन नंबर्स। कहने का मतलब है कि आप सोचो कि 4 ही फर्म्स हैं। एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही फर्म्स हैं, बट ये इतने ज्यादा लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही होती हैं कि ये और पार्टीज को और फर्म्स को मौका ही नहीं देती है कि आप इस मार्केट में एंटर हो सको। दे आर सो पावरफुल, दे हैव द significant market share, they create a high degree of barrier, कि जिस वजह से और फर्म इस मार्केट में एंटर करने का नहीं सोच सकती है। आप सोचो, पेप्सी एंड कोका कोला 2 ऐसी ब्रांड हैं जो आई थिंक हर कोई के मुंह पे होगा नाम। अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बात की जाए तो सबसे पहले आता है पेप्सी और कोका कोला, राइट। दे आर सो पावरफुल, उन्होंने इतने अच्छे से पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है कि और फर्म्स यहाँ पे एंटर करने से पहले बहुत बार सोचेंगी। ऐसे सेम इन द केस ऑफ ऑटोमोबाइल, कुछ ही वेल नोन फर्म्स के नेम हमारे माइंड में आते हैं जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द ओलिगोपोली मार्केट। यहाँ पे कुछ फर्म्स होंगी बट दे आर लार्ज इन, कह सकते हो आप कि ऑपरेशन की उनका जो लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटिंग स्किल्स होंगी, बहुत ही हाई स्किल्स होंगी उनके पास, और बहुत ही ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा हुआ उन्होंने। तो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंट। अभी तो 4 फर्म्स है ना, ये आपस में इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है कि एक का डिसीजन दूसरे 3 पर इफेक्ट कर सकता है। अगर किसी ने अपने प्राइस को डिक्रीज किया तो उस वजह से दूसरे के प्रोडक्ट के ऊपर भी फर्क डलेगा। तो सारी की सारी फर्म एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन को देखते हुए चलती है कि हमारा, अगर हमने ये डिसीजन लिया तो सामने वाली फर्म इस पे क्या रिएक्शन कर सकती है। तो दिस इज कॉल्ड अबाउट द ओलिगोपोली मार्केट। अब मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। देयर इज अ स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। यहाँ पे कुछ फर्म्स होंगी लेकिन वो बिग ऑपरेशन होगा उनका, लार्ज मार्केट को कैप्चर करते हुए चलेंगी। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होगी कि दूसरे के एक्शन और रिएक्शन को भी देखते हुए चलते हैं वो लोग। एंट्री बैरियर्स, यहाँ पे उन्होंने पूरे मार्केट को इतने अच्छे से कैप्चर कर रखा है कि और फर्म्स सोचेंगी पहले कि हम यहाँ पे एंटर हो या ना हो, हमारा प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है इस फर्म को इस मार्केट को एंटर करने की वजह से। तो ये क्या करती है, बैरियर्स क्रिएट कर देती है दूसरी फर्म्स के लिए। यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन को फॉलो किया जाता है। प्राइस के ऊपर किसी की लड़ाई नहीं चल रही होती है। कोका कोला भी सेम रेट बिक रहा है मार्केट में ऑलमोस्ट, और पेप्सी भी सेम रेट बिक रही है। अब उनका मार्केट शेयर कैसे कैप्चर करते हैं, वो एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज को यूज करके वो अपना मार्केट शेयर को इनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, रादर देन डिफीटिंग ऑन दी प्राइस। प्राइस पे बहस नहीं हो रही है उनकी, प्राइस पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। वो कंपटीशन हो किस पे रहा है असली में, मार्केट शेयर को इंक्रीज करते हैं वो बाय यूजिंग डिफरेंट एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स भी होता है। कार्टेल्स का मतलब क्या है, ग्रुप बना लेना। इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो फर्म्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं, वो एक कार्टेल फॉर्म कर लेती है, ग्रुप फॉर्म कर लेती है, जिस वजह से उनके बीच में कंपटीशन अवॉइड हो सके। इस चीज को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। अब एक और एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को कर रखा है कि फर्म मस्ट कंसीडर पॉसिबल एक्शंस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स इन टेकिंग देयर प्राइसिंग डिसीजन। मतलब जब वो डिसीजन ले रहे होते हैं कि प्राइस के रिगार्डिंग कि कितना ज्यादा रखे कितना कम रखे, तो वो अपने कॉम्पिटिटर के एक्शन को भी देखते हुए चलते हैं कि वो अब उनका क्या एक्शन होने वाला है हमारे प्राइस के ऊपर। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कार प्रोड्यूसर्स।
देयर इज अ नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस के ऊपर कोई लड़ाई हो ही नहीं रही है। मैंने आपको बोला एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज के ऊपर हो रही होती है, वो डिफरेंट तरीके की स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिससे कि उनका मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट शेयर बढ़ सके। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, एक होता है कॉल्यूसिव और एक होता है नॉन कॉल्यूसिव। कॉल्यूसिव में मतलब होता है कॉल्यूड कर लेना, ग्रुप बना लेना, कंपटीशन को अवॉइड करना। जो फर्म्स होती हैं यहाँ पे वो क्या करती है, कंपटीशन को अवॉइड करती हैं बाय फॉर्मिंग अ कार्टेल थ्रू अ फॉर्मल एग्रीमेंट। फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू वो कंपटीशन को अवॉइड करना चाहती हैं, आपस में मिल जाती हैं। वो क्या करती हैं, वो ये देख लेती है, कार्टेल फॉर्म कर लेती है, वो डिसाइड कर लेती है जो लीडिंग फर्म होगी वो उनका एज अ प्राइस लीडर बन जाता है कि जो वो डिसाइड करेगा हम उसको फॉलो करते चले जाएंगे। देयर इज अ प्राइस लीडर इन दिस। वो आपस में डिसाइड कर लेंगे, लाइक मी एंड यू, हम दोनों आपस में डिसाइड कर लेंगे कि मैं प्राइस लीडर बन जाती हूँ और जो मैं डिसाइड करूंगी वो आप उसको फॉलो करते हुए चलोगे। तो दिस इज नोन एज द कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। किसी तरीके का कंपटीशन को मतलब बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अब नॉन कॉल्यूसिव में क्या होता है, कंपटीशन होता है, बुरी तरीके से कंपटीशन होता है। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं देखा जाता है कि मैंने ये कह दिया तो आप वो चीज फॉलो करोगे, नहीं, यहाँ पे कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है, मार्केट शेयर बढ़ाया जाता है थ्रू कंपटीशन। सब लोग अपना अपना प्राइस डिसाइड करेंगे, अपने आउटपुट को डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से दे टेक देयर डिसीजंस एंड इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। दोनों तरीके की मैंने ओलिगोपोली आपको समझा दी। अब हमारा मेन आता है किंग डिमांड कर्व मॉडल। किंग डिमांड कर्व मॉडल को हम प्राइस रिजिडिटी मॉडल के नाम से भी जानते हैं एंड स्विजी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉडल पॉल स्विजी ने दिया था सबसे पहले 1939 में, और उसके बाद इस पे काम किसने किया, हॉल एंड हच जी ने। ठीक है, अब इस मॉडल को प्राइस रिजिडिटी मॉडल बोला क्यों जाता है, ये स्लाइड्स में आपको बाद में समझाऊंगी, पहले इस स्लाइड पे आ जाती हूँ। देयर आर टू बेसिकली assumptions ऑफ दिस मॉडल। पोस्टुलेट मींस assumptions, लाइक दो बॉक्सेस बनाए ना, दो assumptions है ये। यहाँ पे भी ए फॉर्म है, एक ए है और यहाँ पे एक बी है। इन केस अगर ए अपने प्राइस को इंक्रीज करती है तो बी यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, इट रिमेन्स साइलेंट। ना तो वो इंक्रीज करेगा ना ही वो डिक्रीज करेगा, कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों, वो ये सोचेगा ना यार इसने तो प्राइस बढ़ा ली है, अब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जो यहाँ वाले कस्टमर जो इसने बढ़ाए इससे स्विच होके क्या आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे, बी के पास आ जाएंगे। इस वजह से वो कुछ भी नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होगा, आप सोचो, आप ए ने अपने प्राइस बढ़ा लिए तो इसकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी कम डिमांड होने लग जाएगी। जो बंदा पहले ए के प्रोडक्ट ले रहा था वो बी के पास स्विच हो जाएगा। तो इस वजह से फिर से ए को क्या करने पड़ जाएंगे, अपने प्राइस को डाउन करने पड़ जाएंगे। इस वजह से उसके प्राइस को क्या हो जाएगा, फॉल करने पड़ जाएंगे, वो मजबूर हो जाएगा कि अपने प्राइस को वो गिरा दे। दूसरा केस लेती हूँ, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है। अब ए ने अगर अपने प्राइस गिराए तो बी क्या करेगा, अपने प्राइस गिरा देगा, कम कर देगा। When a firm decreases its price, competitors also follow this. अब क्या हुआ भाई, ए ने तो सोचा मैं अपने प्राइस गिरा देता हूँ, मेरे पास कस्टमर आ जाएंगे। अब बी ने भी गिरा दिए। अब क्या हुआ, अब दोनों के पास कुछ नहीं हुआ, दोनों का भला नहीं होगा, इससे दोनों का ही मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा, सेम पोजीशन पे रहेंगे। तो यहाँ सेल कर रहे थे वो यहाँ सेल करेंगे दोनों। तो ना तो इंक्रीज करने पे फायदा हुआ ए को, ना ही ए को डिक्रीज करने पे फायदा हुआ। इंक्रीज करा था तो बी ने कुछ रिएक्ट नहीं करा, कुछ रिएक्ट नहीं करा। ए ने डिक्रीज करे तो बी ने भी डिक्रीज कर दी, दोनों का किसी में भी फायदा नहीं होता है। ठीक है, अब इस चीज को समझाने के लिए मैं एक आपको डायग्राम की तरफ और लेके चलती हूँ पहले, फिर मैं आपको ये थ्योरी पार्ट समझाऊंगी। अब डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, पहले आपको दो वर्ड देख रहे होंगे इस डिमांड पूरे डायग्राम में, पहले मैं इनका मतलब समझा दूं। इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है जब प्राइस का चेंज कम देखा जाता है इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब थोड़े से प्राइस बढ़ाने पे या कम करने पे आपकी क्वांटिटी पे ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। वेयर एज अगर हमें प्राइस बढ़ाऊं या कम करूं उस पे ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी डिमांडेड। आपने प्राइस गिराए,
आपने सोचा मेरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ी नहीं, वो कुछ ही बढ़ी। प्राइस बहुत कम कर दिए, क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ी। तो कहने का मतलब है प्राइस पे ज्यादा फर्क देखा ना इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये वाला पार्ट आपने ऑलरेडी डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो यहाँ पर भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। लाइक यहाँ पे पहले 40 पे सेल हो रहा था कोई प्रोडक्ट, ठीक है, ए पहले 40 पे सेल कर रहा था, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा था, 50, ठीक है। अब उसने क्या करा, पहले वाले बॉक्स पे जाओगे तो पहले क्या कर रहा है, वो प्राइस बढ़ा रहा है, कितने बढ़ा दिए उसने, 50 पे आ गया, मतलब 10 बढ़ा दिए, 10 रुपीज बढ़ा दिए या जो भी है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अब देखो क्वांटिटी पे कितना फर्क देखने को मिल रहा है, प्राइस हमने 50 करे, उसकी क्वांटिटी आ गई 30 पर, सीधे सीधे 50 से 30 पे, तो क्या हुआ, 20 कम हो गई। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी 20 कम हो गई और प्राइस 10 ही चेंज हुआ, तो ये बड़ा हो गया ना, ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, किसमें, क्वांटिटी में। इस वजह से इस चीज को हम बोलते हैं डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। अब दूसरे केस में आ जाओ, अब उसने कम करे, उसने सोचा चलो कम करके देखता हूँ, 40 से उसने 20 गिरा दिए, तो कितने का फर्क देखा आपने, 20 का। अब उस बेचारे की क्वांटिटी 50 से कहां तक आई, 60 पे आई, कहां पे आई, 60 पे आई, तो कितने का फर्क देख रहे हो आप, सिर्फ 10 का। तो यहाँ पे प्राइस का ज्यादा फर्क है इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी। इस चीज को हम बोलते हैं डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। ऊपर वाला पार्ट ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू द लोअर पार्ट ऑफ दिस डिमांड कर्व। अब हमारा डिमांड कर्व वैसे स्ट्रेट होता है, अब आप देखो यहाँ पे पहले ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ये जो बीच में आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, किंक आ गया, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, किंक पड़ जाना, ब्रेक हो जा रहा है मेरा डिमांड का। इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। ऊपर वाला पार्ट ज्यादा इलास्टिक होता है इन कंपैरिजन टू द लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व। अब मैं आपको लेके चलती हूँ उसकी थ्योरी की तरफ। अब आपने ये समझ लिया तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। एट अ प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो पहले के प्राइस थे वो हायर सेट कर देता है, तो उसका फर्म जो फेस करेगा ज्यादा इलास्टिक पार्ट फेस करेगा, मोर इलास्टिक हो जाएगा। एनी इंक्रीज इन प्राइस इज बाउंड टू रिजल्ट अ ड्रॉप इन मार्केट शेयर ऑफ द फर्म। उसने प्राइस बढ़ा लिए, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, इस वजह से उसके मार्केट शेयर पे क्या हुआ, ड्रॉप देखने को मिला। एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस, अगर वो उससे नीचे सेट कर देता है तो उसका रिलेटिवली लेस इलास्टिक होता है डिमांड कर्व, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया है। एज एनी डिक्रीज इन प्राइस इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन एनी गेन इन मार्केट शेयर। प्राइस गिराने पे भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मार्केट शेयर बढ़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कंपटीशन भी जो होगा वो भी प्राइस डिक्रीज कर देगा, तो वो इक्वल लेवल पे आ जाएगा, इस वजह से उसका मार्केट शेयर नहीं बढ़ता है। तो ये हमारा एक पूरा डायग्राम था जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। दिस इंट्रोड्यूसेस द डिस्कनेक्ट, एक आप देख रहे थे डिस्कनेक्ट आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं। फर्म फियर दैट एनी डाउनवर्ड रिवीजन इन प्राइस में ट्रिगर अ प्राइस वॉर। तो फर्म ये सोचती है कि अगर मैं थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा लूं या कम कर लूं, उससे क्या होगा, प्राइस वॉर की सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो इस वजह से वो क्या फॉलो करते हैं, प्राइस रिजिडिटी इन एन ओलिगोपोली। इस वजह से यहाँ पे क्या फॉलो किया जाता है, ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है। अब प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या समझ रहे हो, प्राइस रिजिडिटी इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फिक्स्ड आफ्टर डेलिब्रेशन and negotiation by the oligopolist firm to which they generally stick with a view to avoid any sort of price war। सब कुछ देखने के बाद, इंक्रीज करने के बाद भी और डिक्रीज करने के बाद भी वो क्या करता है भाई, एक प्राइस को रिजिड कर देता है, फिक्स कर देता है, नॉर्मल आ जाता है वही प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे। क्यों, क्योंकि वो प्राइस वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं। अब किंग डिमांड कर्व इज कंपोज इफेक्टिवली ऑफ टू डिमांड कर्व व्हिच मीट एट ए प्रिवेलिंग मार्केट। टू डिमांड कर्व देखने को मिले, एक ऐसे हमने देखा और एक ऐसे देखा, और बीच का इसको क्या बोलते हैं, हम किंक बोलते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में अच्छे से समझा दिया। बस यही चीज मेरे को आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई हो। अब हम चलते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस कुछ। समअप दे देती हूँ। एक ओलिगोपोली एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे कुछ फर्म्स होती हैं लेकिन वो लार्ज लेवल पे ऑपरेट हो रही होती है, आपस में वो बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक का डिसीजन दूसरे पे इफेक्ट करता है।
यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन फॉलो किया जाता है, कार्टेल्स बनाए जाते हैं जिससे कि कंपटीशन को अवॉइड कर दे। और ये जो हमारा प्राइस रिजिडिटी मॉडल में क्या कहता है कि अगर ए अपने प्राइस बढ़ाएगा तो बी यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, ना तो बढ़ाएगा ना कम करेगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर ए अपने प्राइस कम करेगा तो बी भी क्या करेगा, अपने प्राइस कम कर लेगा। तो दिस इज अबाउट दी प्राइस रिजिडिटी मॉडल ऑफ स्विची। इसी वजह से किंक देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे लेस इलास्टिक होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ये आपका रहेगा होमवर्क में क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड वाला मैं करा देती हूँ, फर्स्ट वाला आपसे इजीली हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं वो। विच वन ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर डिमांड कर्व मॉडल। इसमें से दो अजम्पशन ढूंढनी है जो मैंने अभी आपको बनाई है, ब्लॉक में समझाई थी ना, ढूंढो। राइवल्स रेज प्राइस इन रिस्पॉन्स टू एनी प्राइस इंक्रीज। अगर मैं प्राइस इंक्रीज करूं तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, नो। रिड्यूस प्राइसेस इन रिस्पॉन्स टू एनी प्राइस डिक्रीज। अगर मैं डिक्रीज करूं तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा, यस। राइवल्स रिड्यूस प्राइसेस इन रिस्पॉन्स टू एनी प्राइस इंक्रीज। अगर आप इंक्रीज करते हो दूसरा डिक्रीज कर देता है ना, ये भी नहीं पढ़ा भाई मैंने तो, है ना, वो कुछ भी नहीं करता है। राइवल डू नॉट रिएक्ट टू एनी प्राइस इंक्रीज। अब ये ठीक बन जाता है, इंक्रीज करने पे राइवल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बी और डी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इजीली मार्क्स मिल जाते हैं अगर हमें पता है तो। नहीं पता है तो फिर हम सोचते रह जाएंगे। ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि ये मॉडल किसने दिया है, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। और ये वाला भी आपका होमवर्क में रहेगा कि अंडर कॉल्यूसिव ओलिगोपोली प्राइस कौन डिसाइड करता है। तो आई जस्ट होप को आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। जो किंग डिमांड मॉडल जो आप सबको कंफ्यूज कर रहा था कि ये किंग क्या होता है, वो आज आपको बखूबी समझ आ गया हो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और मॉडल्स डिस्कस करूंगी ओलिगोपोली के, और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक दो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। बाकी हमारा पेपर आ ही चुका है, अब जेआरएफ तो हमें लेकर आना ही है। ऐसे ही पढ़ते जाइए, जो भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं कभी भी टेलीग्राम पे, वो आपको पता ही है किस तरीके से पूछने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। और ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।